ओके, तो एक बार फिर से आप सबों का इस क्लास में स्वागत है। आज हम सभी जैसा कि देख रहे हैं कि एक लंबा सीरीज चल रहा है। पहले हम लोग लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वी हैव कवर्ड। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है मल्टीकल्चरलिज्म। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जो हालांकि एग्जाम्स में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये भी आपका एनवायरमेंटलिज्म का जैसा एक टॉपिक है जिससे मोस्टली 2 to 3 क्वेश्चंस में भी पूछ दिए जा सकते हैं, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट नाम निकल कर आते हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड जितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं क्या है मल्टीकल्चरलिज्म और इनमें मेनली ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इंडिया इस मल्टीकल्चरल के डिबेट में कहाँ खड़ा होता है। इसके साथ साथ विल किमलिका, भीखू पारेख, जेम्स टुल्ली, चार्ल्स टेलर, आइसिया बर्लिन, इसके साथ साथ अदर जो थिंकर्स हैं उनका क्या रोल है, वो क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने दो लगाया है, एक इधर ब्लू कलर का, एक इधर येलो कलर का। एक में है डिफरेंसेस और दूसरे में है आपका मेल्टिंग पॉट मॉडल और सैलेड बॉल मॉडल। ये सब क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म को अगर छोटा सा हम डिफाइन करें, हालांकि अभी इसको डिफाइन करेंगे आगे काफी अच्छे से। ठीक है, तो मल्टी मल्टी मीन्स मेनी एंड कल्चर दैट मीन्स की अलग अलग संस्कृति। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब भी हम लोग मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, चाहे हम लोग हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ते हैं या अभी तक जितने लोगों को पढ़ा है, चाहे हम लोग मैकियावेली को पढ़े हैं या तो फिर हम लोग मॉर्गनथाउ को पढ़े हैं आर्यर में, हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति होती है, हमारे जो रहने के तरीके होते हैं, उसको कभी भी कंसिडर नहीं किया गया, उसको कभी भी ए वे ऑफ स्टडी के रूप में इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो इस फिल्म में देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट डिबेट शुरू होती है आपके 1960s में, और उसके बाद ये नया कॉन्सेप्ट हमारे पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में खास करके निकलकर सामने आता है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि एक लंबा सीरीज चल रहा है जिसमें लिबरलिज्म कंप्लीट हो चुका है, मार्क्सिज्म हो चुका है, फेमिनिज्म भी कंप्लीट है, इकोलॉजिज्म कंप्लीट है। आज हम लोग 30 मार्च वेडनेसडे को कवर कर रहे हैं मल्टीकल्चरलिज्म, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास को करेंगे। ये क्लास आप लोग कभी भी मिस मत कीजिएगा, ये क्लास है पोस्ट मॉडर्निज्म, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें इसके जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो इस तरह से आज हम लोग मल्टीकल्चरलिज्म को करते हैं और इससे कुछ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है खुद इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया बिकेम ए मल्टीकल्चरल नेशन स्टेट। इंडिया जो है वो मल्टीकल्चरल नेशन स्टेट कब से बना? क्या ये आफ्टर इंडिपेंडेंस बना? क्या ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बना? क्या ये आफ्टर 1990s बना? या सिंस लॉन्ग अगो? क्या ये भारत बहुत पहले से मल्टीकल्चरल स्टेट है? आई एम प्रोवाइडिंग द poll. You all have to give the answer in the poll box. Okay. Okay, let's see. Okay, 15 more seconds are remaining. 15 seconds. चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाए हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। लेट्स सी। या बिंगो गो। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, प्रतिभा, फिजा, नरेंद्र, जय चौरसिया, विश्वजीत, लिंगराज, इतने लोगों ने इसका आंसर सही किया है। 2 लोगों ने इसका आंसर गलत किया है, जिसमें मतलब 2 लोगों ने इसका आंसर गलत किया। देखिए, हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का आप जितना भी पढ़े होंगे अभी तक, आपको ये चीज समझ में आया होगा कि इंडिया में एंशियंट टाइम से सारे कल्चर, सारे एथनिक, सारे लैंग्वेज को रेस्पेक्ट किया गया है। इंडिया में कभी भी किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज को ना तो डिनाई किया गया है, ना तो किसी कल्चर को हम लोग अलग करके देखते हैं। जैसे हम लोग खुद जानते हैं कि इंडिया जो है वो, इसे कहा जाता है अनेकता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नेशन। तो इस तरह से इंडिया का जो बात किया जाए तो इंडिया इज ए मल्टीकल्चरल नेशन सिंस ए लॉन्ग अगो, बहुत पहले से। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द टर्म वाज फर्स्ट यूज इन 1965 इन, हम लोग देखते हैं कि मल्टीकल्चरल का जो कॉन्सेप्ट है वो 1965, मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था 1960s में शुरू हुआ था। तो सबसे पहले 1965 में एक देश में इसको यूज किया गया था पार्टिकुलरली, वो कौन सा कंट्री था? आपको आंसर करना है, इंडिया, चाइना, मैक्सिको या कनाडा।
ओके, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। उम्मीद है आप सभी इसका भी आंसर सही कर पाए होंगे। देखते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक आई थिंक सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो वी लिव इन मल्टीकल्चरल स्टेट एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी इटसेल्फ। लेट्स सी। 4 3 2 1 गो। लेट्स सी। विश्वजीत, शिवानी, नरेंद्र ऋषि, लिंगाराज, श्रुति, जय, ये 6 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। मैं आपको बता दूं 1965 में, यानी कि मैंने 1960s की बात की, 1960s में हमें देखने को मिलता है कि कनाडा जो है वहां पर इसको लेकर डिबेट शुरू होता है। खास करके वहां से जो मेजर फिगर निकल कर आते हैं उनमें विल किमलिका का नाम काफी बड़ा है। हम लोग विल किमलिका के बारे में अभी काफी कुछ पढ़ेंगे आगे। तो हमें देखने को मिलता है कि 1965 में सबसे पहले वहां पे मल्टीकल्चरल जैसा कुछ चीज निकलकर सामने आया कनाडा में। इसके बाद इसकी स्टडी करने के साथ साथ इसको इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। एवं एक चीज और हुआ कि 1971 में 1971 में इसे पब्लिक पॉलिसी के रूप में लागू भी किया गया। वहां पे जो पॉलिसी बनाई जाने लगी उसमें मल्टीकल्चरल जो है इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखना शुरू किया गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है कि विल किमलिका ने जो माइनॉरिटी राइट का कॉन्सेप्ट दिया है इनमें से कौन सा एक कॉन्सेप्ट उनमें से नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनॉरिटी राइट recognized by Will Kamlika? Cultural rights, polycynic right, self government right, self ownership right, या तो फिर special representation right. You have to give your answer in the poll box. Let's wait for the result. Do fast, do fast. 10 more seconds are remaining. अभी भी 3 लोगों ने इसका आंसर नहीं किया है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। 9 out of 11 has answered. चलिए देखते हैं। फिजा, नरेंद्र, ये 2 लोगों ने इसका आंसर सही किया है। अगर बात करें मैक्सिमम लोगों ने आंसर कौन सा मार्क किया, तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर बी मार्क किया था। देखिए अभी हम हालांकि हम लोग इसको अगर आप नहीं जान रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग इन्हीं सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो विल किमलिका का नाम एक काफी इंपॉर्टेंट निकलकर सामने आता है आपका, जिन्होंने ये माइनॉरिटी राइट 3 माइनॉरिटी राइट को उन्होंने दिया, मतलब मल्टीकल्चरल नेशन स्टेट के लिए 3 माइनॉरिटी राइट्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। एक था आपका पॉलीएथनिक राइट, जिसे कल्चरल राइट भी कहा जाता है, दूसरा सेल्फ गवर्नमेंट राइट, और तीसरा जो था स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट। तो हालांकि ये सारी चीजों को अभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी टेंशन मत लीजिए। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। अब से आप सिर्फ ध्यान से सारी चीजों को सुनेंगे, ठीक है? जितने ध्यान से सुनेंगे उतनी गहराई से आपको इसकी समझ जो है वो आपके दिमाग में डेवलप होगी। हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स हुए हैं, इन्होंने भी स्टेट में कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, या तो स्टेट के विद इन जितनी सारी कल्चर एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी से लोग आते हैं, उनकी अलग अलग रिकॉग्निशन की बात इन्होंने भी नहीं की। हम लोग अगर हॉब्स को पढ़ते हैं, लॉक को पढ़ते हैं, रूसो को पढ़ते हैं, या तो बाद के थिंकर्स को पढ़ते हैं, इन सबों ने स्टेट को सिर्फ एसिमिलेट करने की बात की, मतलब स्टेट को एक बनाने की कोशिश की है। स्टेट में ऐसी कोशिश की कि स्टेट पूरा का पूरा ह्यूमंस है और उन सारे ह्यूमंस को सिर्फ एक तरीके से हम लोग डिराइव करके आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोशिश की गई। तो जैसा कि आप अगर इसके हेडिंग से समझ सकते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टी मीन्स मेनी एंड कल्चर, व्हाट इज कल्चर? तो कल्चर को हम लोग 2 चीजों से पहचान सकते हैं, 2 चीजों से समझ सकते हैं। एक कल्चर यानी कि वे ऑफ लाइफ, ठीक है? वे ऑफ लाइफ, जीने के तरीके। जैसे अगर देखते हैं कि इंडियन कल्चर अलग है, अमेरिकन कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, आपका चाइनीज कल्चर अलग है, और एक होता है आपका कल्चर दैट मीन्स मेकर ऑफ आइडेंटिटी। कल्चर जो होता है वो आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है बाय बर्थ। जैसे कि कोई अगर हिंदू है, कोई अगर हिंदी बोलता है, फिर अगर कोई स्पेशल इथनिक से बिलोंग करता है, कोई अगर स्पेशल नेशन से बिलोंग करता है, जैसे हम इंडियन है, कोई चाह कर भी हमें ब्रिटिश नहीं बना सकता है, क्योंकि वी बाय बर्थ आई एम इंडियन, ठीक है? हम लोग इंडियन है। इसके साथ साथ हम देखते हैं लैंग्वेज, रिलीजन,
ये सारी चीजें जो है वो हमें बाय बर्थ प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करने में हम लोग अपना कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सारी जो चीजें हैं जो हमारी आइडेंटिटी बचपन से शेप करती है, ये अनचेंजेबल है। तो इस तरह देखते हैं कि अगर रेस की बात करें तो रेस में आप देखते हैं जैसे अमेरिका में देखें तो ब्लैक्स, व्हाइट। अगर इथनिसिटी की बात करें, इथनिक यानी कि जो ब्लड रिलेशन से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो जैसे कि अगर हम बात करें नाजी जर्मनी की, तो हिटलर ने जो पूरा विद्रोह किया था 1933 के बाद जर्मनी में, वो इसी इथनिसिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे किया था। इसके साथ साथ देखते हैं नेशनलिटी, जहां पर पूरा ग्रुप आइडेंटिटी आता है। जैसे वी कॉल्ड आवर सेल्फ इंडियंस। जो अमेरिकन है वो अपने आप को अमेरिकन बोलते हैं, जो ब्रिटिश है वो अपने आप को ब्रिटिश बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम है, ये भी जो कल्चर है वो हमें करती है। तो हुआ क्या, हमें ये देखने को मिलता है कि कनाडा में आपके 1965 के बाद या 1960s में इसको लेकर डिबेट शुरू होता है। क्योंकि हम लोग खुद अगर इंडिया की बात करें तो जितने भी कानून बनते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन या उसके लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बाकी नेशन स्टेट्स में देखेंगे, जैसे उस समय कनाडा में देखेंगे, तो कनाडा में क्या किया जा रहा था, जो भी रूल्स या जो भी रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे वो मेजोरिटी जो था मेजोरिटी के आधार पे बना दिया जा रहा था। और जो माइनॉरिटी लोग थे उन लोग अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे, दे फील देमसेल्फ सेपरेटेड। तो इस तरह से वहां पे क्या हुआ, एक डिबेट शुरू हुआ, एक बात शुरू हुआ कि हमारे पास जो कल्चर है, क्या हमारी अपनी कल्चर का कोई मतलब नहीं है, क्या हम अपने कल्चर के साथ करेंगे भी या नहीं। इस तरह से देखते हैं तो इसमें क्या समझना है हमें, हाउ टू रिस्पॉन्ड कल्चर डाइवर्सिटी। तो इस तरह से हर नेशन में जो अलग अलग कल्चर है उनके साथ हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अलग अलग जो कल्चर्स हैं उन सबों को ध्यान में रखकर हमें कैसे पब्लिक पॉलिसी बनानी है, इसको लेकर एक डिबेट शुरू हुई। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, हु इज माइनॉरिटी। अगर हम बात करें आपसे कि इंडिया में मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है कि अगर हिंदू आए तो वो मेजोरिटी सेक्शन है, अगर मुस्लिम आए तो वो माइनॉरिटी सेक्शन है। लेकिन अगर आप मल्टीकल्चरलिज्म को पढ़ रहे हैं तो इससे बियॉन्ड जाकर आपको सोचना पड़ेगा कि लैंग्वेज के बेस पे भी लोग मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हो सकते हैं। जैसे इंडिया में बात करें तो नॉर्थ इंडिया में आपके जो मेजोरिटी ऑफ सेक्शन जो है वो हिंदी स्पीकिंग पीपल है। वहीं साउथ में बात करें तो साउथ में अलग अलग मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सारे बोलने वाले लोग हैं। तो इस तरह से जो लैंग्वेज है वो भी मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी में डिवाइड क्रिएट करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर आप असम में चले जाएं तो असम में वहां की जो कल्चर है, कल्चर के बेस पे वहां पे मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी का एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अगर जो पार्टिकुलरली कोई ट्राइब है उन लोग अपने आप को माइनॉरिटी के रूप में देखते हैं क्योंकि हमारी संख्या कम है। तो इस तरह से अगर आप मल्टीकल्चरलिज्म को पढ़ रहे हैं तो माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता है, मेजोरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी मेजोरिटी डिवाइड नहीं होता है, बल्कि रेस के आधार पे, इथनिसिटी के आधार पे, नेशनलिटी के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कॉमन सी एक, कि अगर हम अमेरिका जाएं तो वहां पर हम अमेरिकन की तुलना में हम जो इंडियंस हैं वहां पे माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम अमेरिका जाएं और वहां पे अमेरिकन जितने सारे पॉलिसी बनाए वो इस बेस पे बनाए कि हम जो बनाएंगे वो अमेरिकन कल्चर के आधार पर बनाएंगे, इंडियन कल्चर को कभी भी ध्यान में नहीं रखेंगे। इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है आपका फ्रांस। फ्रांस जो है वो मोनोटोनस कल्चर को अपनाया है और बोला है कि हमारी जैसी कल्चर है, हम सिर्फ उसी के आधार पे हम आगे लेकर बढ़ेंगे। अगर आप बिंदी पहनकर आते हैं, अगर आप मंगलसूत्र पहनकर आते हैं तो वो ऑफिसेस में अलाउड नहीं होगी। तो ये जो डिबेट है वो इसी मेजोरिटी और माइनॉरिटी का है कि क्या हमारी कल्चर की, क्या हमारी पहनावा की, क्या हमारी ओढ़ावा की जो एक बेस है, क्या उसका कोई मतलब है या नहीं है। अगर है तो उसे पब्लिक पॉलिसी में कहां रखा जाएगा और उससे कितना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इसके वजह से जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसका
बोल सकते हैं डिग्रेडेशन शुरू हो रहा है या उसकी कल्चर को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से ये डिबेट शुरू होता है। इसके साथ साथ ये होता है हाउ डू वी रिकॉग्नाइज आइडेंटिटी टू माइनॉरिटी। तो हम माइनॉरिटीज का जो आइडेंटिटी है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, उसको कैसे सेव करें, इसको लेकर डिबेट शुरू होता है। इसके साथ साथ नेशनल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, सोशल यूनिटी को कैसे बनाकर रखने के साथ हम आगे बढ़े और अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को एसिमिलेट करें। अब यहाँ पे एक और डिबेट शुरू होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो किस चीज पे फोकस करता है, आइदर इट फोकस ऑन एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आप चाय बनाते हो, यू आर मेकिंग टी, तो आप चाय में चाहे कुछ भी डाल दो बाहर से इंग्रेडिएंट्स, तो वो सारे के सारे मिलकर एक जैसे हो जाते हैं। हम लोग चाय बनने के बाद उसको रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई अलग अलग करके नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स वी ऑल रिकॉग्नाइज इन वन शेप, एक जैसा हम सभी को बना दिए। तो हमें देखने को मिलता है इसी के बेस पे आप इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आपका आता है मेल्टिंग पॉट मॉडल। मेल्टिंग पॉट मॉडल दैट मीन्स कि एक ऐसा पॉट जिसमें सब कुछ मेल्ट होके एक जैसा बन गया। अब एक जो दूसरा आता है वो आपका आता है इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग खुद भारत की बात करें तो इंटीग्रेट होना यानी कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में इंटीग्रेट हो रहे हैं। अगर हम अगर उड़ीसा से हैं तो हमारी अपनी कल्चर है, अगर हम बंगाल से हैं तो हमारी अपनी कल्चर है, अगर हम जम्मू कश्मीर से हैं तो हमारी अपनी कल्चर है। लेकिन उन कल्चर को सेव करने के साथ साथ वी ऑल इंडियंस आर इंटीग्रेटेड विथ शेपिंग एंड प्रोटेक्टिंग दैट पार्टिकुलर कल्चर। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहता है सेकेंड वाला, वो आपका फोकस करता है इंटीग्रेशन पे, वो फोकस करता है सबको एकात्मक बनाने पे, जहां पर आपका सबके कल्चर जो है वो पार्टिकुलरली सेफ होते हैं, वो बचते हैं। अब इसके साथ साथ एक और डिबेट शुरू होता है, वो होता है ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज एंड मेजोरिटी डोमिनेशन। अगर एक कॉमन से एग्जांपल लिया जाए कि इंडिया में मेजोरिटी सेक्शन जो है वो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, अगर ये जबरदस्ती इंपोज कर दिया जाए नहीं हमारी जितनी भी सारी ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिशियल जो काम होते हैं वो सारे के सारे हिंदी में किए जाएंगे, तो क्या आपको लगता है क्या इससे जो माइनॉरिटी सेक्शन है क्या वो खुश रहेगा? क्या वो डरा हुआ अपने आप को महसूस नहीं करेगा? क्या उसे अपनी आइडेंटिटी या अपनी लैंग्वेज या अपनी कल्चर पे उसे डर नहीं लगेगा? तो कॉमन सी बात है सर, जरूर लगेगा। तो इस तरह से ये बात ये लोग करते हैं कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए किसी भी कंट्रीज की वो ऑफिशियल बनाने के पहले या जबरदस्ती किसी पे इंपोज नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसमें जो बात आती है फाइनली कि हाउ टू बी डील विथ डिसएडवांटेज ग्रुप। ये जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उसके साथ कैसा किया जाए या इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसके लिए देखने को मिलता है फिर स्टेट जो है वो अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करता है या अफर्मेटिव एक्शन लेता है। तो ये है आपका मल्टीकल्चरल के साथ ये सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इन सारी प्रॉब्लम्स को समझना इंपॉर्टेंट है। हमें देखने को मिलता है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है आपकी। मल्टीकल्चरल 1960s में शुरू होती है, डिबेट इन पॉलिटिकल थ्योरी। फिर हमें देखने को मिलता है ये मेनली जो है जो कम्युनिटेरियंस थे, जो आपके समुदायवादी थे। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हु आर द फेमस कम्युनिटेरियंस? कुछ फेमस कम्युनिटेरियन का नाम, समुदायवादी विचारक। डू फास्ट। हु आर द कम्युनिटेरियंस? कैन यू गिव सम नेम्स? यस, एनीवन, डू फास्ट। यस, चार्ल्स टेलर, यस, फीजा, वेरी गुड। एनी अदर? बहुत सारे नाम हैं, बाकी भी नाम बताएं जल्दी से, कौन कौन से बाकी नाम है? व्हाट आर द फेमस नेम्स? माइकल वॉल्जर, यस, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, ठीक है, चार्ल्स टेलर, ये सारे जो है वो आपके मल्टीकल्चरल सॉरी कम्युनिटेरियन विचारक हैं। तो इस तरह देखते हैं कि इसमें ये पूरी डिबेट जो है आपकी शुरू होती है। खैर चलिए, ये था यहाँ तक आपको पूरा जो प्रॉब्लम्स क्या क्या है उनको हम लोग अब समझ चुके हैं। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि जो थिंकर्स आए जैसे विल कमलिका, विको पारेख, चार्ल्स टेलर, ये सारे इसकी सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी बात कहते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आपके सामने है, हु रोट इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वुमेन? ये बुक जो है वो किनके द्वारा लिखित है? आई एम प्रोवाइडिंग द बॉल।
यस यस यस। Yes, let's see how many of you corrected this answer, this question. Let's see. Is multiculturalism bad for women? अगर किन्हीं को याद है कि ये particularly बुक जो है वो किस साल आई थी तो आप वो भी बता सकते हैं। यस, फीजा, नरेंद्र बिशी, ये दो लोगों ने इसका आंसर सही किया है। मेजोरिटी ऑफ द लोग जो थे उन्होंने ऑप्शन सी मार्क किया, कुछ लोग डी और कुछ लोग बी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एस एम ऑकिन। नो प्लेटो, लिंगाराज आप प्लेटो लिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो बुक है वो आपकी एस एम ओकिन, सुसान मोलर ओकिन की बुक है। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग पॉट? अभी मैं मेल्टिंग पॉट को आपके सामने एक्सप्लेन किया हूं, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉट? आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। आई एम प्रोवाइडिंग द पॉट। ओके लेट्स सी, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, देयर इज इनफ टाइम। Okay, 9 out of 12, out of 11 has been answered. Let's see. प्रतिभा, फिजा, विश्वजीत, नरेंद्र ऋषि, मिली साहू, जय चौरसिया, वेरी गुड। लिंगाराज, सुल्ताना खातून, ये सारे लोगों ने आंसर सही किया, बहुत अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो हमें देखने को मिलता है मेल्टिंग पॉट का मतलब यही है कि अगर हम किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं और उस कंट्री में सारे के सारे कल्चर को मिलाकर और खिचड़ी पका दिया गया, यानी कि सबको एक जैसा बना दिया गया, एक होमोजीनियस सोसाइटी बना दिया गया, तो उसे मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ए सोसाइटी ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड रेसेस दैट मर्ज इनटू ए होमोजीनियस सोसाइटी। यस यस, वेरी गुड। इसका एक जो एग्जांपल है वो आपका यूएसए है। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको करते हैं। हु रोट मल्टीकल्चरलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन? ये पीवाईक्यू है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बुक। आई एम प्रोवाइडिंग द बॉल। ओके ओके, लेट्स सी। Multiculturalism and politics of recognition. Let's see the result. वेरी गुड। प्रतिभा, समीर, नरेंद्र ऋषि, सुल्ताना, लिंगाराज, ये 5 लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो हमें देखने को मिलता है कि मल्टीकल्चरलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन जो बुक है 1994 में आती है, और ये जो फेमस बुक है वो चार्ल्स टेलर की किताब है। चार्ल्स टेलर जो कि एक कैनेडियन फिलोसफर थे। अगर इनकी दूसरी पुस्तक की बात करें, बाकी पुस्तक की बात करें, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, सोर्सेस ऑफ द सेल्फ जो 1989 में आती है। इसके साथ साथ द एथिक्स ऑफ ऑथेंटिसिटी ये 1992 में आती है। और इसके साथ साथ एक और फेमस है, एज सेकुलर एज, जो 2007 में आती है। तो इस तरह से जो फेमस बुक है चार्ल्स टेलर की, हालांकि चार्ल्स टेलर का जो कॉन्सेप्ट है व्हाट इज पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसको आगे समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसकी प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स थी मल्टीकल्चरलिज्म के साथ, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स, उसको कैसे सॉल्व करने के लिए अलग अलग थिंकर्स ने अपनी क्या क्या बातें कही, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो सेक्शन है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं। लेट्स सी। तो हमें देखने को मिलता है सॉल्यूशन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म में जो पहला दिया जाता है वो आपका आता है बाय एसिमिलेशन मेथड, जो है मेल्टिंग पॉट मॉडल, जो है आपके
टी एच ग्रीन। टी एच ग्रीन जो है वो ये कहते हैं कि हमें छोटे छोटे कल्चर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, हमें इंपॉर्टेंस नेशन को देना चाहिए। यानी कि अगर हमें कंट्री को यूनाइट करके रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, पूरे कंट्री के जो नेशनलिटी है उसको प्रमोट करना चाहिए। और इसके लिए जो एसिमिलेशन मेथड है, मेल्टिंग पॉट मॉडल है, उसको अडॉप्ट टी एच मार्शल जो है वो करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि हमें कल्चर के बेस पे आइडेंटिटी या कल्चर के बेस पे हमें सोसाइटीज में आइडेंटिटी ना प्रोवाइड करके हमें सिटीजन के रूप में आइडेंटिटी प्रोवाइड करना चाहिए। यानी कि अगर आप यूएसए में रह रहे हैं तो ये मायने नहीं रखेगा कि आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, कौन से कल्चर से हैं, कौन से रिलीजन से हैं। मतलब ये रखेगा कि आप अमेरिकन हैं और अमेरिकन जो पॉलिसी है वो इसको लेकर आगे बढ़ेगा। फिर इनको काउंटर करते हुए बात कहते हैं आपके आइरिस मॉरिस यंग, जो ये बात करते हैं डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप के माध्यम से वो ये कहते हैं कि अगर हम पूरे मिलते अगर हम पूरे नेशन में सबको एक आइडेंटिटी देंगे तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा कि डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप देना होगा। मतलब जितने सारे छोटे छोटे कल्चर हैं, जितने सारे छोटे छोटे डिविजन्स हैं, हर वो सारे के सारे नेशन के तो सिटीजनशिप होंगे ही होंगे, वो सारे देश के सिटीजनशिप होंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या करना होगा, उनकी जो स्पेसिफिक कल्चर है उस कल्चर के लिए हमें उसे उन्हें स्पेसिफिक आइडेंटिटी प्रोवाइड भी करना होगा और उस आइडेंटिटी को सेफगार्ड भी करना होगा। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आइरिस मॉरिस यंग के द्वारा दिया गया, और ये इसलिए दिया गया टू अचीव द गोल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप राइट्स। तो जितने सारे ग्रुप्स हैं, जितने सारे छोटे छोटे कल्चर्स हैं, उन सभी कल्चर्स को अपनी आइडेंटिटी को सेव करने के साथ वो आगे बढ़े, ऐसी वो बात करते हैं। तो इस तरह से मॉरिस आइरिस यंग ये कहते हैं कि हमें नेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ जितने भी कल्चरल माइनॉरिटीज हैं उन सबके अपने अपने सोशल सेल्फ गवर्नमेंट राइट ये बोल सकते हैं, या उनके जो लीगल इंस्टीट्यूशंस होंगे, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, अपने जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, उन सबको देना चाहिए। मतलब उन सभी छोटे छोटे ग्रुप्स को अपने लीगल इंस्टीट्यूशन को बनाने में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने में, अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने की आजादी देनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो नेशनल यूनिटी है वो खतरे में पानी चाहिए। मतलब वो छोटे छोटे ग्रुप्स को स्पेसिफिक राइट्स देने के साथ साथ वो नेशनल आइडेंटिटी या नेशनल कल्चर को बनाने की कोशिश करते हैं, इसे सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आइरिस मॉरिस यंग का है। यहां तक सब कुछ क्लियर है या कोई डाउट है? इफ इज एवरीथिंग इज क्लियर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इज एवरीथिंग इज क्लियर? यस समीर, यस समीर, थैंक यू मिली, थैंक यू। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट, यस नरेंद्र, थैंक यू। अब हम लोग पढ़ते हैं सैलेड बॉल मॉडल। वेरी गुड। सैलेड बॉल मॉडल क्या है? अगर हम बात करें, आप लोग घर में सभी लोग सलाद खाए होंगे। सलाद का जब हम लोग कटोरा बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें प्याज भी काटते हैं, टमाटर भी काटते हैं, खीरा भी काटते हैं, मूली भी काटते हैं, ये सारे चीज काटते हैं और उन सबको एक पॉट में भर देते हैं। जब सबको एक पॉट में भरते हैं तो वो पूरे पॉट को एक साथ क्या कहा जाता है, सर ये सलाद है। ये नहीं कहा जाता है सर ये टमाटर है, खीरा है, गाजर है। सबको कहा जाता है ये पूरा का पूरा सलाद है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पूरे सलाद बनने के साथ साथ ये फिक्स रहती है कि जो खीरा की अपनी आइडेंटिटी थी, जो मूली की अपनी आइडेंटिटी थी, जो आपके कुकुम्बर या खीरा की जो अपनी आइडेंटिटी थी, ये सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है वो सेफ रहती है। हम खीरा की आइडेंटिटी को सलाद बनाने में खत्म नहीं करते हैं। तो ये जो सैलेड बॉल मॉडल है वो यही कहती है कि हमें ऐसा सिटीजनशिप प्रोवाइड करना चाहिए, हमें ऐसे कंट्री डिजाइन करने चाहिए, ऐसे पॉलिसी डिजाइन करने चाहिए जिसमें सैलेड बॉल मॉडल जो है वो
बने, यानी कि जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, जितने भी मेजोरिटी के लोग हैं, फिर चाहे वो कल्चर के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, एथनिक के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो, उन सबकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी सेफ रहे और उसके साथ साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी रहे। तो अगर देखने को मिले तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ सबसे बेसिक एग्जांपल है, तो हम खुद अपने इंडिया को देख सकते हैं। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सैलड बॉल मॉडल। तो हमें देखने को मिलता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये कॉन्सेप्ट चार्ल्स टेलर ने अपनी बुक पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन में देते हैं। चार्ल्स टेलर जो अपनी बुक लिखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, जो 1992 में आती है, इस बुक में उन्होंने सैलड बॉल मॉडल जैसे कॉन्सेप्ट को दिया और ये कहा आवर आइडेंटिटी इज पार्शियली शेप्ड बाय रिकॉग्निशन और मिस रिकॉग्निशन। उन्होंने ये कहा कि हम क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है, वो इस चीज से शेप होगी क्या हमारा देश हमारे जो माइनॉरिटी या मेजोरिटी जो कल्चर है, क्या उसको वो आइडेंटिफाई कर रही है, क्या उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, क्या उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर चार्ल्स टेलर जो है वो नेशन को जितने भी छोटे छोटे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं सबकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं और सैलड बॉल मॉडल जैसे एक मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, इसकी वो बात करते हैं। तो इस तरह से एक एग्जांपल आ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन पूछ सकता है आराम से। एक तो पूछ सकता है कि चार्ल्स टेलर किसकी बात करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात करते हैं। दूसरा, सैलड बॉल मॉडल किसने दिया या इसकी बात कौन करते हैं, तो चार्ल्स टेलर करते हैं। और इस सैलड बॉल मॉडल की एग्जांपल कौन से हैं, तो इसमें बेसिक एग्जांपल आप इंडिया की ले सकते हैं। इनकी फेमस अदर बुक्स की बात करें तो सोर्सेस ऑफ द सेल्फ और मल्टीकल्चरलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन है। तो यहां तक आपका था सैलड बॉल मॉडल। आई थिंक ये क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या मल्टीकल्चरलिज्म में एक वाइटल रोल प्ले करने वाले या मल्टीकल्चरलिज्म के स्टडी को आगे बढ़ाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फिगर विल किमलिका की बात करते हैं। विल किमलिका जो एक कैनेडियन फिलोसफर होते हैं, कैनेडियन फिलोसफर होने के साथ साथ इन्होंने कनाडा में यह महसूस किया कि यहाँ पे जो पॉलिसी बन रही है उसमें माइनॉरिटी की कहीं भी जगह नहीं है। माइनॉरिटी दैट मीन्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन बट ऑल्सो ऑन लैंग्वेज, ऑल्सो ऑन देयर नेशनलिटी, ऑल्सो ऑल ऑन देयर इथनिसिटी। अब देखिए यहाँ पे चार्ल्स टेलर जो है वो दो तरह की माइनॉरिटी की बात करते हैं। वो बोलते हैं माइनॉरिटी एक जो पहले से नेशन में रह रहे होंगे और दूसरा माइनॉरिटी वो हो सकते हैं जो किसी और देश से यहाँ पे आए हुए हैं, दैट मीन्स कि वो इमिग्रेंट है। अब वो ये बात कहते हैं कि हमें इन दोनों लोगों की, एक जो नेशनल माइनॉरिटी है उनकी भी कल्चर को सेफगार्ड करना है एंड सेकेंड जो इमिग्रेंट माइनॉरिटी है उनकी भी कल्चर को सेफगार्ड करना है। हम किन्हीं भी कल्चर को नेग्लेक्ट या उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से माइनॉरिटी राइट की बात करते हैं आपके विल केमलिका। ही आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। ये तीन टाइप के माइनॉरिटी राइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इसके लिए वो बात करते हैं। सबसे पहले जो नेशनल माइनॉरिटीज हैं, मतलब जो कनाडा में रहते हुए वहां के माइनॉरिटी है, वहां के आदिवासी या बोल सकते हैं वहां के जो आपके ट्राइब्स हैं उनकी वो बात करते हैं। वो बात करते हैं कि वहां के जो ट्राइब्स हैं उनकी अपनी नेशनल आइडेंटिटी या उनकी अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उनको सेफगार्ड करने के लिए उनको सेल्फ गवर्नमेंट राइट प्रोवाइड करना चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट राइट यानी कि उनकी जो अपनी कम्युनिटी है उन कम्युनिटी को डिराइव करने के लिए या उससे चलाने के लिए उन्हें अपनी राइट प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो दूसरे देश से लोग हैं, उनको वो पॉली एथनिक राइट या कल्चरल राइट्स देने की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग फ्रांस गए, अब फ्रांस जाके क्या हुआ कि हम अपने हाथों में मौली धागा बांधते हैं और फ्रांस वाले बोले नहीं हमें मौली धागा बांधने नहीं दिया जाएगा, वो मौली धागा को काट देंगे हाथों से। तो हम लोग कभी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो विल किमलिका इसी की बात करते हैं, जो माइनॉरिटी राइट्स है, जो खास करके इमिग्रेंट्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज से लोग आपके कंट्रीज में आके रह रहे हैं, उनकी जो राइट्स होनी चाहिए उन राइट को आपको रिकॉग्नाइज करना है और उन राइट को आपको सेफगार्ड करना है, जिसे वो पॉली एथनिक राइट या कल्चरल राइट्स की बात करते हैं। इसके साथ साथ जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं,
वैसे ग्रुप जो जो मान लेते हैं इतिहास में कभी उनको बहुत बुरा हार झेलना पड़ा था, या उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, या उनकी स्थिति बहुत पहले से बेकार है, उसके लिए उन्होंने क्या बात किया, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट। अगर हम खुद भारत की बात करें तो आपको पता होगा, फिर चाहे वो लोकसभा है, फिर चाहे वो राज्यसभा है, फिर चाहे वो अदर स्टेट गवर्नमेंट्स है, हर जगह पे जो हमारे एस सी है, एस सी एस टी माइनॉरिटी, इन सबको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट, जिसे हम लोग रिजर्वेशन का नाम कहते देते हैं, वो मिला हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि विल किमलिका ने जो प्रॉब्लम्स था मल्टीकल्चरलिज्म का, उसको सॉल्व आउट करने के लिए तीन तरीके देते हैं, जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट राइट फॉर नेशनल माइनॉरिटी, सेकेंड पॉलीएथनिक राइट एंड कल्चरल राइट्स फॉर इमिग्रेंट्स, थर्ड फॉर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, इसकी वो बात करते हैं। इसके साथ साथ उनकी जो फेमस बुक है उनमें मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप जो 1995 में आती है, और सेकेंड जो है मल्टी कल्चरल ओडिसी जो आपकी 2007 में आती है। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? इज देयर इज एनी डाउट? क्या यहां तक कोई डाउट है? यस विश्वजीत, यूके इज ऑल्सो सैलरी मॉडल। इज एवरीथिंग इज क्लियर? डू फास्ट। यस, थैंक यू नरेन। चलिए, तो आपके जानकारी के लिए बताते हैं, दो और इंपॉर्टेंट बुक है आपके विल किमलिका का। एक है आपका सिटीजनशिप इन डाइवर्स सोसाइटीज, जो 2000 में आती है। बुक का नाम फिर से बोल रहा हूं, सिटीजनशिप इन डाइवर्स सोसाइटीज। और एक और है लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर, जो 1989 में आती है। लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि विल किमलिका जो होती है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। अब एक हम लोग थिंकर को पढ़ने वाले हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं, यानी कि इंडिया से। वीकू पारेख। वीकू पारेख जो जाने जाते हैं मल्टी कल्चरल में, इनका एक फेमस बुक है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, जो 2005 में आती है, 2005 में प्रकाशित होती है। इस बुक में उन्होंने माइनॉरिटी कल्चर, या बोल सकते हैं जो मल्टी कल्चरल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, इसको सॉल्व आउट करने के लिए जो एक अप्रोच देते हैं, जो कोशिश करते हैं, उसे डायलॉजिकल अप्रोच के नाम से जानते हैं। भिक्खू पारेख ये कहने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ऐसे सोसाइटी का निर्माण करें जहां पर जितने भी अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे कल्चरल ग्रुप्स आपस में कन्वर्सेशन करें, आपस में एक दूसरे से बात करें। अब जब सारे कल्चर के लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें यूनिटी बनाने में, या एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बनाने में हमें आसानी होगी। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज होगा कि अगर किसी सोसाइटी को लगता है, किसी कल्चर के लोग को लगता है, किसी माइनॉरिटी कल्चर को लगता है कि हमारे से सामने वाला जो कल्चर है उसकी कल्चर हमसे थोड़ी बेहतर है, या हमें कुछ सीखने की जरूरत है, तो वो इस कन्वर्सेशन के माध्यम से उससे सीख सकता है। तो इस तरह से उन्होंने कन्वर्सेशनल अप्रोच इन मल्टीकल्चरलिज्म देने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ये कभी नहीं कहते हैं कि जबरदस्ती मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी से कन्वर्सेशन करके अपनी कल्चर को थोपेगा, या माइनॉरिटी कल्चर जो है, माइनॉरिटी जो है वो जबरदस्ती किसी से अडॉप्ट करेगा। तो इट स्ट्रेस ऑन कन्वर्सेशन बिटवीन डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज शुड बी टेकन दैट नाइदर द माइनॉरिटी नोर द मेजोरिटी कल्चर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब वो ये नहीं कहते हैं कि हमें कन्वर्सेशन करके अपनी कल्चर को चेंज कर देना है या अपनी कल्चर को पूरा बदल देना है, बल्कि ये कहते हैं कि उसमें जो इंप्रूवमेंट हो सकती है हमारे सामने वाले से, उसको हम कर सकते हैं। इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दो इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं। एक लिबरल जो बिलीफ है, लिबरल बिलीफ यानी कि टॉलरेंस और डिग्निटी। टॉलरेंस एंड डिग्निटी, ये दोनों चीजों को वो कहते हैं कि हमें बचाने की जरूरत है। हमें अपनी कल्चर या कन्वर्सेशन के रूप में, या माइनॉरिटी को सेफगार्ड करने में टॉलरेंस एंड डिग्निटी को अडॉप्ट करना होगा, और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह से लिबरल बिलीफ के साथ साथ नॉन लिबरल बिलीफ है, जैसे कि सॉलिडेरिटी, सेल्फ सेल्फलेसनेस, कि हमारी जो कल्चर है वो हमारी अपनी है। अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है तो इस्लामिक जो कल्चर है वो उसकी अपनी है। अगर कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, उसकी अपनी
अपनी कल्चर, उसकी अपनी आइडेंटिटी अलग है। तो ये जो लिबरल्स और नॉन लिबरल बिलीफ्स है, इन दोनों को वो कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, और दोनों को कंबाइन करने के साथ साथ जो माइनॉरिटी कल्चर को सेफगार्ड करने की बात है उसे वो करते हैं। कभी भी वो ये नहीं कहते हैं कि जबरदस्ती स्टेट जो है वो कन्वर्सेशन के माध्यम से या ऐसी तरीकों को अपनाकर वो चीजों को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट थिंकर्स जो है वो अपने अपने तरीके को दिए हैं माइनॉरिटी कल्चर या मल्टीकल्चरलिज्म को सॉल्व आउट करने में। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? क्योंकि ये आपका लास्ट अप्रोच था। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो 3-4 उसको मैं आपको बता देता हूं, वो आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस 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 मेरी थैंक यू सो मच श्रुति। चलिए, तो अब आप तैयार हो जाइए कॉपी लेके। मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नंबर 1, हु टॉक अबाउट टू कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म? क्या किन्हीं को पता है इसका आंसर? क्या किन्हीं को पता है? अगर किन्हीं को पता है तो आप बता सकते हैं। हु टॉक अबाउट टू कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म? ये क्या है इसकी मैं बात बहुत डिटेल्स में नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मे भी आपसे पूछ सकता है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। येल तामीर का नाम एक इंपॉर्टेंट आता है, YAELTAMIR, येल तामीर। ये टू कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं। नंबर 2, हु टॉक अबाउट लिबर्टेरियन मल्टीकल्चरलिज्म? लिबर्टेरियन मल्टीकल्चरलिज्म की बात कौन करते हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, चंद्रन कुकुटास। चंद्रन कुकुटास जो है वो लिबर्टेरियन मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं। तीसरा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिफरेंशिएटेड मल्टीकल्चरलिज्म की बात कौन करते हैं? क्या किसी को याद है हु टॉक अबाउट डिफरेंशिएटेड मल्टीकल्चरलिज्म? क्योंकि मैंने अभी क्लास में पढ़ाया है, मैंने अभी इसको डिस्कस किया है। हु टॉक अबाउट डिफरेंशिएटेड मल्टीकल्चरलिज्म? इफ एनीवन, अभी डिस्कस किए हैं 3-4 स्लाइड पहले। डिफरेंशिएटेड मल्टीकल्चरलिज्म, यस यस, आइरिस मॉरिस यंग, वेरी गुड। आइरिस मॉरिस यंग जो है वो इसकी बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, हु टॉक अबाउट कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म? कॉस्मोपॉलिटन वो लोग होते हैं जो नेशनलिज्म में बिलीव नहीं करते, वो बोलते हैं पूरा वर्ल्ड जो है वो एक सोसाइटी है। तो कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म की बात कौन करते हैं? तो उनका नाम आता है जेरेमी वेल्ड्रॉन। जेरेमी वेल्ड्रॉन जो है वो कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है आपका, प्लूरल मल्टीकल्चरलिज्म की बात कौन करते हैं? प्लूरल ऑप्शन जाए मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ, ठीक है। मेरे हालांकि एक वीडियो बना हुआ है यूट्यूब में, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। हु टॉक अबाउट प्लूरल मल्टीकल्चरलिज्म? हमें देखने को मिलता है भीखू पारेख और जेम्स टल्ली जो है वो प्लूरल मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो आपके लिए मैं स्पेशली लेकर आया हूं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, हु रोट कल्चर एंड इंपेरियलिज्म? हु रोट कल्चर एंड इंपेरियलिज्म, जो बुक 1993 में आती है? आई एम प्रोवाइडिंग द फॉल। ओके 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 ओके, आई थिंक आप सबों को याद है जितना फर्स्ट आंसर आया है इसका। ओके, लेट्स वेट another 20 seconds to see how many of you corrected. Let's wait. Who wrote Culture and Imperialism? One, go. Let's see. विश्वजीत, समीर, नरेंद्र, प्रतिभा, फिजा, जय, लिंगराज, वेरी गुड। आप 7 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। कल्चर एंड इंपेरियलिज्म जो बुक है वो एडवर्ड सेड की बुक है। एडवर्ड सेड जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से जाने जाते हैं, ओरिएंटलिज्म के नाम से जाने जाते हैं, ओरिएंटलिज्म। इनकी एक फेमस बुक है ओरिएंटलिज्म, ठीक है। तो एक बात और याद रखिएगा, अगर आप एडवर्ड सेड का ये बुक का नाम लिखे हैं तो एक और लिख लीजिए, ओरिएंटलिज्म जो बुक है वो भी एडवर्ड सेड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ स्ट्रेंज मल्टीसिप्लिसिटी? हु रोट अ स्ट्रेंज मल्टीसिप्लिसिटी?
मल्टीप्लिसिटी। ओके, लेट्स वेट। आप सब बहुत तेज है, सबों को पता है आंसर इसका भी, आई थिंक। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। जहां भी डाउट होता है यू कैन आस्क एनी टाइम इन माय टेलीग्राम, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको कि जितना जल्दी जल्दी हो सके रिस्पॉन्ड करूं। चलिए लेट्स सी। विश्वजीत, प्रतिभा, सुल्ताना, समीर, नरेंद्र, डिंगराज, फीजा अनवर, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप सबों ने इसका आंसर सही दिया है। A Strange Multiplicity is a famous book by जेम्स टली। जेम्स टली जिनका संबंध मल्टीकल्चरलिज्म से भी है, और इन्होंने मल्टीकल्चरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की है। मल्टीकल्चरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो जेम्स टली एक इंपॉर्टेंट नाम निकलकर सामने आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following developed a cosmopolitan understanding of multiculturalism? हालांकि मैं अभी इसको क्वेश्चन बोले तो लिख कर चुका हूं मैं। हालांकि इसका आंसर आप कीजिए। Who talk about cosmopolitan understanding of multiculturalism? I am providing the poll. Okay, let's see. 10 more seconds. Who talk about cosmopolitan understanding of multiculturalism? समीर, विश्वजीत, नरेंद्र, फिजा, मिली, जय चौरसिया, लिंगराज, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। देखिए ये क्वेश्चन हालांकि लीक हो गया था पहले ही बोले तो कॉस्मोपोलिटन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म की बात जो करते हैं वो है आपके जेरेमी वेल्ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ऑफ दिस सेशन, इन विच ईयर द फेमस वर्क ऑफ वीकू पारेख रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म वाज पब्लिश्ड? रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो किस ईयर पब्लिश हुई थी? Okay, let's wait for the result. Five more seconds. Let's see. जय, विश्वजीत, प्रतिभा, सुल्ताना, लिंगराज, मिली साहू, इन लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जो बुक है वो भीखू पारेख के द्वारा 2005 में लिखकर प्रकाशित की गई थी। 2005 में ये बुक आई थी। तो ये था आपका मल्टीकल्चरलिज्म ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप मल्टीकल्चरलिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कभी पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको सेशन अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। विश्वजीत, आप पूछ रहे हैं टर्म कॉइन्ड बाय हुम, विच टर्म? मल्टीकल्चरलिज्म। देखिए इसका जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद माइकल सैंडल इनका है, लेकिन मैं आपको इसको कंफर्म आपको बता दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। एग्जैक्टली माइंड में भी वो क्लिक नहीं कर रहा है वो टर्म, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद माइकल सैंडल है, ठीक है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बने रहिए, और नेक्स्ट क्लास जो है इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि उस दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म से काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल।